नमस्कार, जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूं 2025 के दूसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन का प्रभाव को लेकर। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है, इसके संबंध में मैं जानकारी आपको दे चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। अब 18 मई 2025 को कलयुग के सबसे बड़े देवता या कहें सबसे कारक ग्रह, जिनका प्रभाव कलयुग के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है, राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, छाया ग्रह हैं, धोखा दे देते हैं। जब सफलता देते हैं तो अप्रतिम सफलता देते हैं, लेकिन जब किसी का नुकसान करने पर आते हैं तो शनि देव से भी ज़्यादा घातक तरीके से नुकसान करते हैं। विनाश करके रख देते हैं बुद्धि का, धन का, परिवार का, सब कुछ। और इनके साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे केतु। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से पहले और सातवें के संबंध ही बनाते हैं। तो जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो एक साथ परिवर्तन करते हैं। पिछले 18 महीने से राहु क्रमशः गुरुदेव की राशि मीन और केतु बुध देव की राशि कन्या में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और राहु, जैसा कि मैंने कहा, वक्री चाल चलते हैं, तो 12 से एक राशि पीछे 11 यानी कि कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। पिछले 52 दिनों से, जब से शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, तब से शनिदेव के साथ युति में थे। पिशाच योग का निर्माण कर रहे थे। पिशाच योग 52 दिनों से चला आ रहा था। पिशाच योग का क्या प्रभाव किस राशि पर रहता है, इसके संबंध में भी मैं आपको अपने वीडियो से जानकारी दे चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियो में जाके सर्च करेंगे तो उसमें उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो राशि परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, क्योंकि 18 मई 2025 से लेकर 18 महीने तक राहु शनिदेव की कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सूर्यदेव की सिंह राशि में। अब ये बड़ा परिवर्तन इसलिए है, इससे पहले कि मैं राशियों के क्रम में आपको बताऊं किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए नुकसानदायक है, सबसे पहले राहु और केतु के स्वभाव को समझ लीजिए। राहु क्या है? राहु इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं। इच्छाएं चाहे नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षा है, भूख है। राहु एक तरह से। केतु क्या है? डिटैचमेंट है, त्याग है। केतु एक तरह से गुरु के समान व्यवहार करते हैं, देवगुरु बृहस्पति के समान। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से थोड़ा सा डिटैचमेंट करवा देते हैं, या उस भाव से संबंधित व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा उदासीन करवा देते हैं। लेकिन राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित हर एक इच्छा, हर एक आकांक्षा को बलवती कर देते हैं। कुंडली के कुछ भाव हैं जहां पर राहु अत्यंत श्रेष्ठतम फल देते हैं, और कुछ भाव ऐसे हैं जहां केतु भी श्रेष्ठतम फल देते हैं, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा नकारात्मक फल देते हैं। राहु और केतु की अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं, लेकिन वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं और वृश्चिक में केतु। धनु राशि में राहु नीच के होते हैं और मिथुन राशि में केतु नीच के। इसी को उल्टा कर दीजिए तो मिथुन राशि में राहु स्वराशिस्थ माने जाते हैं और धनु राशि में केतु स्वराशिस्थ माने जाते हैं। अब आने वाला ये जो समय है, इस समय में क्या क्या स्थितियां देने वाले हैं राहु और केतु का ये प्रभाव। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं काल चक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में। देखिए, 29 मार्च को जो मैंने राशिफल दिया था शनिदेव के राशि परिवर्तन का, उसमें मैंने बताया था कि सबसे मुश्किल घड़ी मेष राशि वालों के लिए शुरू हो रही है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव शुरू हो रहा है और पिशाच योग का निर्माण भी हुआ जो 18 मई को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राहु और शनि एक ही राशि में थे। पिशाच योग का निर्माण था। अब राहु राशि बदलकर एक राशि पीछे चले जाएंगे।
अब मेष राशि वालों के लिए राहु कहाँ जाने वाले हैं, तो वो जाने वाले हैं एकादश भाव में। एकादश भाव क्या है, एकादश भाव है इनकम का। इसके बारे में और जानकारी दूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित भी है और लग्न आधारित भी है। चंद्र राशि किसे कहते हैं, चंद्र राशि अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए चंद्रमा किस राशि के साथ लिखे हुए हैं, वह आपकी जन्म राशि है। और लग्न किसे कहते हैं, तो अब आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली है तो उसको खोलकर देखिए पहले भाव में, पहले भाव में 1 से लेकर 12 तक कौन सी राशि लिखी हुई है, वही आपका लग्न है। तो आज मैं ये राशिफल जो है वो आपके लग्न के आधार पर भी बता रहा हूं और साथ ही साथ आपकी राशि के आधार पर भी बता रहा हूं। तो आपको दोनों के आधार पर इसको देखना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस समय में आपको दशा, महादशा, अंतरदशा किसकी चल रही है। उसके अनुसार अगर लाभदायक स्थितियां हैं तो भी उसके अनुसार रहेगी, नुकसानदायक स्थितियां हैं तो भी उसके अनुसार रहेगी। अगर किसी को अभी राहु की महादशा ही चल रही है या अंतरदशा ही चल रही है और राहु कहीं नकारात्मक स्थिति में आ रहे हैं चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली से, तो नकारात्मकता बढ़ जाएगी। इसी के जस्ट विपरीत अगर लाभ की स्थिति में है तो लाभ भी बढ़ जाएगा। अगर आप अपने लग्न के बारे में, अपनी चंद्र राशि के बारे में या अन्य ग्रह स्थितियों के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, समय लिखकर दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले इन सब चीज़ों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ राशिफल के आधार पर किसी अंतिम निर्णय या किसी अंतिम कार्य की परिणति पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के लिए। अब जिनकी मेष राशि है या जिनका मेष लग्न है वो दोनों ध्यान से इस बात को सुने। 18 मई के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में। तो बात करें मेष लग्न या मेष राशि वालों के, तो इनके इनकम हाउस में जहां से व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन एकत्रित करता है वो एक भाव होता है कुंडली में जिसको कि एकादश, 11वां भाव कहा जाता है। उस 11वें भाव के अंदर राहु आने वाले हैं 18 मई 2025 को, और ठीक इसके सामने पंचम भाव जो कि संतान, बुद्धि और प्रेम का भाव है, एजुकेशन का भाव है, वहां पर आने वाले हैं केतु। सबसे पहले अगर हम राहु की बात करें तो इनकम हाउस में राहु श्रेष्ठतम परिणाम देते हैं। खासकर वो लोग जो शेयर, सट्टा, जुए आदि से जुड़े हुए हों उनके लिए अत्यंत ही लाभ की स्थितियों को यहां निर्मित करते हैं। अगर किसी के जन्मकालिक समय में राहु यहां पर मौजूद हो तो ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति लक्षाधीश होगा, इसके पास बहुत धन होगा। ट्रांजिट में वहां आ रहे हैं तो निश्चित जानकर चलिए अभी तक अगर आपके कार्यों से आपको लाभ नहीं मिल रहा था तो अब लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका इंक्रीमेंट होने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो निश्चित जानिए नौकरी में उन्नति होने वाली है, धन का लाभ होने वाला है, धन संचित भी होने वाला है। 7.5 के इस समय में जब धन से संबंधित समस्या शनिदेव जरूर देते हैं, ऐसे समय में राहु का एकादश भाव में आ जाना कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की खबर लेकर के आया है। हालांकि 7.5 चल रही है तो मैं यहां पर कहूंगा कि आप कोई 2 नंबर का काम मत करिएगा। अगर कहीं आप ज्यादा 2 नंबर के काम में उलझ गए तो शनिदेव यहां दंड भी दे सकते हैं, लेकिन राहु फिर भी आपके यहां फेवर में है। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों को जरूर यहां पर थोड़ा कमजोर कर सकते हैं, लेकिन धन लाभ की स्थितियों को देने वाले हैं। राहु का यहां पे गोचर कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगा, आपके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा करेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, राहु क्या है, महत्वाकांक्षा है, फैंटेसी है। तो आपके अंदर इच्छाएं पैदा करेगा आगे बढ़ने की, धन कमाने की। लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति अच्छा बुरा भी नहीं सोचता, सिर्फ अपने लाभ की सोचता है, ज्यादा स्वार्थी हो जाता है। लेकिन मेष राशि वालों को इस समय पे ज्यादा स्वार्थी नहीं होना है, क्योंकि वो 7.5 के पहले प्रभाव में है। अगर ज्यादा स्वार्थ परक आपने अपना व्यवहार रखा तो शनिदेव आपको उसका दंड दे देंगे। इसलिए राहु आपके लिए लाभ लेकर आए हैं 18 महीने के लिए, कम से कम 18 मई 2025 से लेकर 18 महीने के लिए, कम से कम 18 महीने के लिए 7.5 के इस काल में राहु का यहां आना आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति देने वाला है। अब ठीक सामने केतु बैठे हैं पंचम भाव में। जैसा मैंने कहा था, केतु किसके कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं।
जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित डिटैचमेंट करवा देते हैं, उस भाव से संबंधित उदासीनता ला देते हैं। तो मेष राशि के वो जातक, मेष राशि या मेष लग्न के वो जातक जो किसी प्रेम संबंध में है, वहाँ प्रेम संबंध के समाप्त होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर केतु इस वक्त बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी, डिटैचमेंट होना, साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो दंपत्ति मेष लग्न या मेष राशि के हैं, संतान के इच्छुक हैं, इस समय पे बहुत सावधानी रखनी है। मिसकैरेज की संभावना इस समय पे बहुत ज़्यादा बनी हुई रहेगी। हाँ, विद्या अध्ययन में इस समय पे आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तो विद्यार्थियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। प्रेम संबंध में आप हैं तो वहाँ कोई न कोई गलतफहमी, कोई न कोई समस्या अवश्य ही उत्पन्न होने वाली है। तो मेष राशि के वालों के लिए जहां धन लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन रही है, वहां कुछ मामलों में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है। ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये इस आधार पर बता रहा हूं कि आपकी राशि या आपका लग्न यदि मेष है तो इससे संबंधित प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। ये कितने मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर कि इस वक्त आपकी दशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, महादशा कौन सी है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कॉल करके या कमेंट बॉक्स में लिख करके इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए, वृषभ राशि के लिए वैसे तो 29 मार्च के बाद से ही समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इनकम हाउस में शनिदेव मौजूद है। जब शनिदेव के राशि परिवर्तन की चर्चा मैंने की थी के संबंध में मैंने उस वीडियो में सारी डिटेल बताई थी। आप चाहें तो मेरे वीडियो में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी तक पिशाच योग जो है वो बना हुआ था एकादश भाव में, शनि राहु की युति थी वहां पर। अब राहु वहां से निकलकर पहुंच जाएंगे दशम भाव में और क्रमशः इसी स्थिति में केतु पहुंच जाएंगे चतुर्थ भाव में। अब निसंदेह वृषभ राशि वालों का अपने कार्य क्षेत्र के अंदर दबदबा बढ़ने वाला है, उनकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। वो वृषभ राशि के लोग जो सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, उन्हें कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, उनके वीडियो वायरल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर आपका प्रभुत्व स्थापित होगा, लोग आपकी बातों से दबेंगे, क्योंकि राहु विस्तार है। जब भी दशम भाव में मौजूद होते हैं तो कार्य क्षेत्र का विस्तार करवाते हैं, प्रमोशन दिलवाते हैं, इंक्रीमेंट दिलवाते हैं, लोगों के बीच में आपके ज्ञान बुद्धि की प्रशंसा होती है और लोग थोड़ा सा आपसे दबाव भी महसूस करते हैं, क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत बहुत बड़ी चढ़ी रहती है। तो कार्य क्षेत्र के लिए नए आइडियाज़, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बॉस की नज़र में आगे बढ़ सकते हैं, उनके पास नए आइडियाज़ आएंगे काम करने के। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लोगों के लिए राहु का ये जो ट्रांजिट है ये बड़ा ही श्रेष्ठ होने जा रहा है। आपको हर तरह का लाभ यहाँ पर दिलवाने वाले स्थापित हो रहे हैं राहु। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। अब केतु क्या करेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए? केतु चौथे भाव में रहेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें आपको यहाँ केतु भी दिलवाने वाले हैं। नए घर की प्राप्ति हो सकती है, नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है, ज़मीन आदि का सौदा आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी रखनी ज़रूरी है। मैंने बताया था केतु डिटैचमेंट का कारक है, बिखराव का कारक है। राहु समेटने के कारक हैं और केतु बिखराव के कारक हैं। तो रिश्तों को यहाँ बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना पड़ेगा वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले माता के साथ या तो रिश्ते खराब हो सकते हैं या माता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, सुख में व्यवधान। चौथा भाव जो है आपके सुख का भी है, तो सुख से डिटैचमेंट, बिखराव, पारिवारिक बिखराव, घर में कलह का वातावरण। कार्य क्षेत्र में जहां उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, वहां निजी जीवन में जैसे बवाल मचा हुआ है। किसी छोटी सी, केतु भ्रम की स्थितियों को पैदा करने वाले हैं। एक छोटी सी बात को लेके भ्रम की स्थितियां ऐसी पैदा हो कि बहुत भारी भरकम तनाव पैदा हो जाए। तो घर के अंदर के तनाव को अगर आपने संभाल लिया तो वृषभ राशि वालों के लिए किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं है राहु का ये राशि परिवर्तन।
इसका पूरा लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आप केतु संबंधित चीज़ों को काबू में रख सकें, क्योंकि राहु यहाँ लाभ दे रहे हैं लेकिन केतु डिटैचमेंट करवा रहे हैं। देखिए, घर में अशांति रहती है तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में भी अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो कार्य क्षेत्र में आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो घर के अंदर शांति बनाकर रखनी है। किसी भी तरीके के किसी के बहकावे में ना आए, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, अपने कार्य पर पूरा फोकस रखने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि इन 18 महीनों के दौरान वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो सकती है। दृष्टि अगर यहाँ से देखी जाए तो राहु देव की पंचम दृष्टि आपके धन स्थान पर रहेगी, जो कि धन में बढ़ोतरी करने वाली रहेगी। सातवीं दृष्टि केतु के ऊपर ही रहेगी, वहाँ विघ्न, पारिवारिक विघ्न पैदा होने की पूरी संभावना है। जमीन जायदाद का कोई सौदा अगर आप करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिएगा, प्राप्ति जरूर है इस समय पे, लेकिन किसी भी तरीके के भुलावे में, किसी गलतफहमी में होकर के कोई काम मत करिएगा। राहु देव की सातवीं दृष्टि आपके छठे भाव पे रहेगी, शत्रु हंता योग का निर्माण यहाँ पर होगा। इस समय पे आपके कॉम्पिटिटर आपका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये जो सारे प्रभाव मैं बता रहा हूँ ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न हो, और साथ ही साथ इस समय में आपको महादशा किस ग्रह की चल रही है। महादशा अंतरदशा पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो किसी अंतिम निर्णय पर कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दें। अब बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। देखिए, मिथुन राशि जो होती है वो राहु देव की स्वयं की राशि मानी जाती है। वैसे तो उसके स्वामी बुध देव हैं, लेकिन राहु की अपनी राशि ही मानी जाती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए राहु अकारक नहीं है, राहु कारक माने जाते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। ऐसे समय में अब जब राहु देव राशि परिवर्तन करेंगे, अभी तो पिशाच योग बन गया था, दशम भाव के अंदर राहु शनि की युति हो गई थी, अब ये युति खत्म होने वाली है। राहु चले जाएंगे भाग्य भाव में और केतु चले जाएंगे तीसरे यानी कि पराक्रम भाव में। राहु कुंभ राशि में रहेंगे, भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, और केतु तीसरे भाव में रहेंगे, पराक्रम को प्रभावित करेंगे। अब देखिए, भाग्य भाव में राहु वैसे तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं, असल में राहु एक परछाई ग्रह है। एक बात विशेष तौर पे मैं यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि ये आपका एक ऐसा समय चल रहा है कि जहां जिस कार्य के अंदर आपको ये आभास होता हुआ दिखाई देगा कि यहाँ से कोई बड़ा लाभ होने वाला है, शायद वहां से लाभ इतना ना हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, अनएक्सपेक्टेड, जहां आप ये मान के चले हैं कि यार इस जगह से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, वहां से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। भाग्य वृद्धि होने वाली है, निश्चित तौर पर होने वाली है। भाग्यवश बहुत सारे काम बनने वाले हैं, भाग्य इस समय पे पूर्ण सहयोगी रहेगा। हालांकि आपको ऐसा पता नहीं चल पाएगा, जैसा मैंने कहा परछाई ग्रह है। परछाई कहाँ रहती है? परछाई हमेशा हमारे पीछे रहती है। तो पीछे चलते हुए राहु देव अचानक से लाभ देने वाले सिद्ध होंगे। कभी कभी अकल्पनीय लाभ भी दे देते हैं, इतना लाभ भी दे देते हैं जिसकी हमने कल्पना तक न की हो। तो राहु यहाँ पर अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। गुरु भी पॉजिटिव आ चुके हैं और शनिदेव दशम भाव में, तो अपना कार्य पर फोकस बनाए रखिए। बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिथुन राशि वालों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ क्योंकि ये भाव नवम भाव जो है पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पिता के स्वास्थ्य में समस्या यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का भी स्थान है ये, तो छोटे भाई बहनों के साथ में विवाद की स्थितियों को देने वाले यहाँ पर राहु देव दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो वो विदेश यात्रा की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इसी स्थिति में कई बार स्थान परिवर्तन भी होता है, मतलब जिस जगह आप रहते हैं उस जगह से स्थान परिवर्तन की संभावना जो है यहाँ पर राहु देव देने वाले होते हैं। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि ज्यादातर यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट हैं, क्योंकि भाग्य को पूर्ण रूप से सहयोगी बनाकर यहाँ पर राहु देव रखेंगे। केतु देव की अगर हम बात करें तो अब केतु देव कहाँ बैठे हैं? पराक्रम में। पराक्रम में डिटैचमेंट,
कर्म के प्रति अनिच्छा हो जाना, ऐसी स्थितियां मिथुन राशि वालों के साथ निर्मित होने वाली है। विचार ज़्यादा करना लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाना, ये यहाँ का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। कई काम ऐसे रहेंगे जो शायद समय होते पूरे हो जाते तो आप उसका बड़ा लाभ ले सकते थे, लेकिन आप उनको समय पे पूरा कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका विचार ही नहीं बनेगा उस तरीके का कि समय पे पूरा किया जाए। साथ ही साथ इस भाव में बैठे हुए केतु बाहरी स्थानों की तरफ प्रेरित करते हैं। जिस जगह भी आप हैं वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी यात्राएं आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी इस दौरान हो सकती है। केतु कहीं ना कहीं यहां पर आपको भ्रमित करने का काम जरूर करेंगे कि कौन सा कार्य आपको प्रायोरिटी पे करना है और कौन सा प्रायोरिटी पे नहीं करना, इस चीज को लेकर असमंजस पैदा करेंगे। यहां पर राहु देव की 5वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर ही रहेगी जहां देवगुरु बृहस्पति मौजूद है। देवगुरु बृहस्पति वहां बैठ करके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसे में राहु की वहां पर दृष्टि, मैंने आपको बताया था मिथुन राशि राहु देव की अपनी राशि है, तो वहां पर राहु देव की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाली साबित होगी। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। 7वें पराक्रम भाव पर केतु के ऊपर ही है, तो डिटैचमेंट के बावजूद आपको प्रेरणा देगी राहु की दृष्टि पराक्रम करने के लिए। और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर, अब देखिए जो लोग प्रेम संबंध में हैं वहां विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। राहु देव की ये दृष्टि प्रेम संबंधों को समाप्त कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। साथ ही साथ संतान के लोग, जो लोग इच्छुक हैं, उन्हें बहुत ही सावधानी इस समय पे बरतनी है क्योंकि संतान होने में यहाँ पर समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो चाहे आप नौकरी पेशा हों, आप स्वयं का कार्य करते हों या आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है, भाग्यवश उन्नति का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप अपने लग्न, राशि, दशा, अंतर्दशा के बारे में नहीं जानते या आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो ये था राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव। इसके उपायों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे सीधे तौर पे कोई उपाय नहीं बताऊंगा। आपको उपाय तभी बताया जा सकता है जब आपके जन्म कुंडली की जानकारी मेरे पास हो। अगर आपकी जन्म कुंडली की जानकारी होगी तो कुंडली के हिसाब से राहु और केतु के जो उपाय हैं वो मैं बताऊंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए या दिए गए नंबरों पे कॉल करिए। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जय मां शारदा।